हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको सर्कुलर मोशन की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 में है कि एक पार्टिकल है जिसको मैं 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एंगल 53 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है एट एंगल 53 डिग्री पे। Find tangential and normal acceleration at initial position, maximum height and at t equals to 2 सेकेंड। तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा और 2 सेकेंड पे कितना होगा। ठीक है, इसमें एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट ये है सेकेंड्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी in direction of acceleration and in normal direction of acceleration। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक्सेलरेशन की बात करेंगे, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। इनिशियल पोजीशन की बात करें तो t बराबर 0 की बात कर रहे हो, तो t बराबर 0 पे अगर तुम देखो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है 53 डिग्री के एंगल पे, और एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होगा g। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो एक्सेलरेशन 10 के बराबर होगा और डाउनवर्ड होगा। अब देखिए ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया था, और सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। अब ये एंगल 53, ये पूरा 90, तो ये एंगल क्या बनेगा 37 डिग्री बनेगा। देखो ये 53, ये 37, क्योंकि ये 90 है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा 10 cos of 37। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये डिफिनीशन है, तो आपको इसी का यूज़ करना है। तो इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 37, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट -10 cos 37 डिग्री, माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/5, द वैल्यू इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू -8 का मतलब है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट है स्पीड के। तो व्हाट इज, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता क्या, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता घटाता है। तो अगर ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो टेंजेंशियल है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो स्पीड कम करेगा। यही तो वजह है कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल ऊपर को जाता है उसकी स्पीड कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट चल रहा होता है, इसलिए स्पीड को कम कर रहा होता है। तो आपने इनिशियल पोजीशन का आपने पता कर लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो अगर ये 10 है तो ये क्या बनेगा 10 sin 37, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है 10 sin 37, दिस इज 10 sin 37 डिग्री, एंड sin 37 इज 3/5, तो ये कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस वन इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, निकाल लिया। और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना। तो यही वजह है कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं भाग रहा है, ये कर्व पे चल रहा है, कर्व पे घूम रहा है, कर्व पे। तो कोई चीज़ कर्व पे चल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं आएगा वेलोसिटी पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये t बराबर 0 पर निकाल लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, ये काम करते हैं, यही चीज़ वेलोसिटी का भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा सेकेंड पार्ट में।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में एक्चुअल में आपको क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, रहने दीजिए। एंड वेलोसिटी ऐसे है, अब वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियली 20 के बराबर है। एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो ये वाला कितना आएगा, दिस इज 37 डिग्री। तो ये तो एक्सेलरेशन है आपका, ये तो एक्सेलरेशन है जी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डिफॉल्ट केस का मतलब होता है नेट एक्सेलरेशन। डिफॉल्ट केस क्या मतलब है, नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, सिर्फ जी होता है। अरे टेंजेंशियल, सिर्फ टेंजेंशियल नेट नहीं है, टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों मिला के नेट बनेगा। देखो ये जो नेट एक्सेलरेशन है ना, तो नॉर्मल ये और टेंजेंशियल ये दोनों मिला के ऐसा, ये नेट। तो जब कोई कहे कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है, नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब आपको इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालना है जो नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो, मतलब इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट इधर कर दो, 20 cos 37। तो इससे आएगा वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन इज -20 cos 37 डिग्री। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जी इधर है, ये ऊपर, तो माइनस साइन डायरेक्शन के लिए बस लिख रहा हूँ कि नीचे करे तो ऊपर करोगे बस। इससे क्या आएगा 4/5 का मतलब हो गया -16 मीटर पर सेकेंड। अब यही बात करनी है आपको, क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी की, टेंजेंशियल नहीं नॉर्मल वेलोसिटी की। पैरेलल तो टेंजेंशियल होगा, नॉर्मल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस जी पे परपेंडिकुलर हो। तो इस जी पे परपेंडिकुलर तो ये बना ना, ये वाला बना, इस जी पे परपेंडिकुलर ये बना। तो 20 का ये कंपोनेंट अगर ये 37 डिग्री है तो एंगल के सामने वाला साइन कहलाता ना, साइन। तो क्या बनेगा 20 sin 37 डिग्री। तो 20 sin 37 डिग्री एंड दिस वन इज 3/5, तो दिस इज 12। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन पे नॉर्मल है वो 12 है, जो पैरेलल है वो -16 है, ठीक है। और इसका कोई सिग्निफिकेंट हम नहीं देते, हम लोग बेसिकली जानते हैं, आप समझ रहे होते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, इनका रोल क्या है, बस। तो इस क्वेश्चन में यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, आप पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए, अगला केस क्या, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर अगर आपको पता करना है, इसमें कह रहा है कि जब ये पार्टिकल, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम हाइट लिख लिया, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। यू कितना है 20, तो 20 cos 53 डिग्री 12 और जी की वैल्यू 10 है। तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे जानना हो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन वो होता है जो वेलोसिटी भी क्या होता है नॉर्मल। तो वेलोसिटी ऐसे है ना, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसे है, तो इस पे नॉर्मल कि पूरा एंगल 90 है, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन पूरा 10 मीटर पर सेकंड इसका होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों भाई, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूरा 90 है, पूरा 90 एंगल पे है, तो कितना कंपोनेंट इस वेलोसिटी डायरेक्शन में आएगा, 0 आएगा। इस वेलोसिटी डायरेक्शन में इस 10 का कितना कंपोनेंट आएगा, 0, क्योंकि एंगल 90 है। अब यही बात करेंगे किसका, सेकेंड पार्ट का, इसका वेलोसिटी पैरेलल टू वेलोसिटी जो इस g के डायरेक्शन में होगा वो कितना आएगा, 0। वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी नॉर्मल टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नॉर्मल टू एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के नॉर्मल कितना है 12 हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको मैक्सिमम हाइट पे और इनिशियल पोजीशन में बता दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आएगा, पैरेलल वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन कितना होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन कितना होगा। अब मुझे लग रहा है कि ज़रूर तुम समझोगे, ठीक है। और t को 2 सेकेंड पे, ये भी बहुत ईजी है। 2 सेकेंड पे आप वेलोसिटी पता करके एंगल निकाल लो, tan थीटा = v/vx से एक बार एंगल आ गया फिर कंपोनेंट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑन रेडियस 4 मीटर हैज़ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड
एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। सेकेंड पार्ट, टाइम व्हेन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर्कुलर मोशन क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो ना, तो एक इजी तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, रेडियस दिखाएंगे, पार्टिकल का मोशन कहीं से शुरू करेंगे, फिर सोचना शुरू करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब पार्टिकल कहाँ शुरू किया ये मुझे पता नहीं है, तो एक्स एक्सिस से शुरू कर दो। एक्स एक्सिस शुरू करोगे सोचना आसान होगा, कहीं से भी शुरू करोगे सोचना आसान होगा, बट यहाँ से इन जनरल यहाँ से स्टार्ट करो। जब दिया ही नहीं कहाँ शुरू हुआ, तो मानो एक्स एक्सिस शुरू हुआ, एक्स एक्सिस से शुरू हुआ था और इस समय इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी, 10 रेडियन पर सेकेंड थी। रेडियस कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 4 मीटर लिख लिया। इतना लिखने के बाद आप सारे फार्मूला में यूज़ करेंगे। इनिशियल एंगुलर स्पीड को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन है, अल्फा का इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ 5। तो जो जो दिया गया वो लिख लो। अल्फा 5 है, इनिशियल ओमेगा 10 है, टाइम क्या दिया गया, टाइम इज 2 सेकेंड। आप पूछ रहे हैं ओमेगा बताइए, तो क्या करेंगे, अब सर्कुलर मोशन के जो भी काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले थे आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। तो अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स वाले फार्मूला जो लिखे थे तुम रेक्टेलियर मोशन में, वो इधर भी तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट और एंगुलर टर्म में होगा। जैसे आपको क्या निकालना है, ओमेगा क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट इज व्हाट, 10, अल्फा इज व्हाट 5, टाइम इज 2 सेकेंड, वैल्यू इज 20 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। अब बी पार्ट में क्या है, वेलोसिटी बताइए। तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो ऑलरेडी आपको पता है, वो आर ओमेगा के बराबर होती है। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी इज ऑलवेज आर ओमेगा। क्वेश्चन आर किसके बराबर है, 4 मीटर, आर है 4 मीटर और ओमेगा क्या है 20, दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया, वेलोसिटी। अब बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन का। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पता है आर ओमेगा स्क्वायर होता है। जो पता रखो ना, सारी चीज़ें सर्कुलर फॉर्म में करेंगे, सर्कुलर के इक्वेशन लिखेंगे और बाद में उसको स्पीड निकालना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करते जाएंगे, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते जाएंगे। आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज व्हाट 4 और ओमेगा इज 20 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 400, 1600 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी पार्ट क्या कह रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको पता है क्या होता है, आर अल्फा। मैं बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। तो आर इज व्हाट 4 एंड अल्फा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कांस्टेंट है पहले से, तो 5। नाउ दिस वैल्यू इज 20, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। आप पूछेगा नेट एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, एन स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट। मैं यहाँ पे लिखा ई पार्ट, E part is net acceleration is A net is under root of n square plus 80 स्क्वायर। उठा कर रख दो। अब पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सर्कुलर मोशन है ना, और स्पीड लगातार बढ़ रहा है क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। सर्कुलर मोशन में जो भी स्पीड लगातार बढ़ रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा वो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर कुछ और नहीं होता है। डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, आर थीटा निकाल लो, आर थीटा। भाई सर्कुलर आर्क का लेंथ, अगर मान लो ये वाला आर्क इस पर थीटा एंगल से अफेंड कर रहा है, तो ये आर्क का लेंथ क्या होगा, आर थीटा होगा। आर किसके बराबर, 4 के बराबर। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना एंगल घुमा है, और कितना एंगल घुमा है इस थीटा को निकाल सकते हो इससे फॉर्मूले से, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना था क्वेश्चन में? 10 था, और टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा क्या है? 5 इंटू 2 का स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू इज, यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से 10, इट इज़ 30। उठा के यहाँ पर रख दो। देन डिस्टेंस ट्रेवल इज आर थीटा। आर किसके बराबर है? 4, और थीटा 30 रेडियन में ही आता है, ध्यान रखना रेडियन में ही होता है, इट इज़ 120 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इज़ 120 मीटर। कुछ नहीं करना है, सारे फॉर्मूले को जो सर्कुलर मोशन में है उसका यूज़ करो, और बाद में उसको चाहो तो डिस्टेंस में चाहे इन सब में कन्वर्ट कर लो यूजिंग फार्मूला। अब कह रहा है टाइम व्हेन AT एंड AN आर इक्वल, किस समय पे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल। तो किस समय पे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल होगी ये बता करना है। तो किसी 80 तो ऑलवेज कांस्टेंट r अल्फा, r इज 4, अल्फा इज 5, इज 20। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? दिस इज r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो r तो कितना है क्वेश्चन में? रेडियस 4 है, और ओमेगा किसके बराबर होता है? इट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, टाइम के टर्म में लिख लिया। तो 4 ओमेगा नॉट किसके बराबर था? 10 प्लस अल्फा किसके बराबर है? 5 इंटू टी का होल स्क्वायर। और ये इसको इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लिया। 4 10 प्लस 5 टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन बराबर, ये एन है ना, एन बराबर 80 20। तो बनेगा 4 × 20 5, यहाँ से आएगा 10 प्लस 5t इज इक्वल्स टू √5 बनेगा, रूट कर दे तो यहाँ से क्या आएगा? t की वैल्यू 10 माइनस √5 डिवाइड बाई 5, इतना सेकेंड। इतने सेकेंड पे नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका स्पीड अल्फा रूट एस को गवर्न कर रहा है, वे अल्फा इज कांस्टेंट, इट इज़ नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज़ कांस्टेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर बाई अ पार्टिकल ऑफ मास एम। अच्छा, इसमें जो एस है इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल ऑन सर्कल, भी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, अल्फा इज कांस्टेंट। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इससे किसी दूरी पे मान लेंगे पार्टिकल की स्पीड भी है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज एस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। इस एंगल को थीटा मान लिया। ये डायग्राम बनाना है तो मैंने बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद मैंने पार्टिकल की स्पीड इस पर शो कर दी, डिस्टेंस एस, कर्व ये वाला डिस्टेंस इज दिस कर्व, नॉट दिस कर्व। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मैं बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है, स्पीड भी इज स्पीड। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन होता है ये डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड क्या आएगा? स्पीड को करके डिफरेंशिएट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने यही किया। अब देखो, जो v का फंक्शन है इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो हम v के फंक्शन को लिखेंगे अल्फा और s का पावर 1/2 बनेगा। कर दो डिफरेंशिएट इसको, dv बाई डी टी। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, s का पावर 1/2 का डिफरेंस 1/2, s का पावर 1/2 माइनस 1, इट इज माइनस हाफ ds बाई डी टी। t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, इसलिए ds बाई डी टी आ रहा है। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो at इज 1/2 अल्फा, s का पावर माइनस हाफ और ds बाई डी टी ही तो ये वेलोसिटी है, स्पीड। ds बाई डी टी स्पीड होता है। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज नोन एज स्पीड। व्हाट इज s? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल। तो ds बाई डी टी क्या आएगा? स्पीड आएगा।
तो जहाँ पे डी एस बाई डी टी है वहाँ पे तुम इसको रख सकते हो अल्फ़ा एस का पावर हाफ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर। ये कंफर्म कर दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा था रेडियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाई आर इस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे v पता है, v का फंक्शन पता है, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायरिंग करो इसका तो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एस डिवाइड बाई आर, v का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर एस बाई आर रेडियल आ गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा नेट एक्सेलरेशन। जो ए नेट आएगा दिस वन इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर एस अपान आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज आंसर। नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एफ नेट पूछा है। एफ नेट तो कुछ और नहीं होगा, एफ नेट जो होगा वो नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो मास में नेट एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो, आ गया फोर्स की वैल्यू कि कितना उस पार्टिकल पे नेट फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक अलग से टर्म्स का हेल्प किया जाता है, अगर चाहो तो तुम कर सकते हो। देखो कैसे, ये तो बेसिक अप्रोच था, एकदम बेसिक अप्रोच था, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस फंक्शन का स्क्वायरिंग करके देखो क्या आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा एस आ रहा है स्क्वायरिंग करने को। तो कहीं ना कहीं ये टर्म पता है क्या दिखा रहा है, वी स्क्वायर बराबर 2as यू स्क्वायर प्लस 2as से कंपेयर हो रहा है। तो कंपेयर करा लो, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अगर s डिस्टेंस डबल है तो t क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर कराओ इसको, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, और इसको इससे कंपेयर कराओगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा स्क्वायरिंग करोगे ना तो ये अल्फा स्क्वायर बनेगा। देखो स्क्वायरिंग कर रहे हो, कंपेयर कराओ तो इसे आएगा 280 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, देन 80 इज व्हाट, इट इज अल्फा स्क्वायर बाई 2। मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो था। तो रूट एस का है ना, तो मैं समझ गया। कोई और होता है ना, जैसे v बराबर अल्फ़ा एस होता है या अल्फ़ा एस स्क्वायर होता है, ऐसा कोई टर्म होता तो रूट नहीं होता, तब तो जो पहला अप्रोच था वही है। बट अगर रूट का टर्म लिखा हुआ है तो मेरा दिमाग काम कर गया कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में जब v आएगा तो अंडर रूट एस का टर्म पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उससे कंपेयर करा के आंसर निकाल लिया। गॉट इट। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा है। इसमें क्या रहा है कि पार्टिकल ऑन रेडियस कैपिटल आर हैज़ रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन फाइंड velocity as distance function, radial acceleration as distance function, tangential acceleration as distance function, net acceleration as distance function and velocity as function of time। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ए आर इक्वल्स टू ए टी। तो ए आर किसके बराबर होता है, ए आर होता है वी स्क्वायर बाई आर के, इसलिए। और ए टी किसके बराबर होता है, डी वी बाई डी टी के, डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ए टी डी वी बाई डी टी होता है। अगर डी पे डी के साथ वी पे वेक्टर लग जाता है ना, वेक्टर, तो वो नेट एक्सेलरेशन में जाता है। तो डी वी अपॉन डी टी वेयर वी इज द स्पीड, देन दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वी स्क्वायर बाई आर। अब मैंने क्या किया, इस वी स्क्वायर को इसके नीचे भेजेंगे, टाइम कितनी एस के फंक्शन लिखा ना, एस के फंक्शन में, तो इसको ऐसे लिखो वी डी वी बाई डी एस। ए टी को एक्सेलरेशन है ना, वी डी वी बाई डी एस, वी स्पीड होगा तो एस क्या होगा, डिस्टेंस, वी डी वी बाई डी एस। तो वी डी वी बाई डी एस लिखा, क्योंकि अरे यार वी स्पीड है तो स्पीड का डिफरेंशिएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना, तो फिर एक वी इससे कैंसिल आउट होगा, इससे क्या बनेगा, डी वी अपान वी इज इक्वल्स टू डी वी अपान वी इक्वल्स टू डी एस, इधर भेजो डी एस अपान
बस देखो v को यहाँ भेजेंगे तो dv अपान v आएगा और ds इधर भेज दो तो ये बन गया। देखो s की वैल्यू 0 है। अच्छा इसमें लिख लेना एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम इनिशियल स्पीड इज v नॉट, इनिशियल स्पीड v नॉट है। तो s की वैल्यू 0 है तो स्पीड क्या है v नॉट, और s की वैल्यू s पे स्पीड मान लें v, जब डिस्टेंस 0 है तो स्पीड v नॉट है, इनिशियल स्पीड v नॉट, और जब डिस्टेंस s है तो स्पीड v मान लिया। कर दो इंटीग्रेट तो बनेगा ln v लिमिट v नॉट टू v, ये बनेगा r इंटू एस, डी एस का s बनेगा, लिमिट रखने के बाद यही आएगा। इसमें जब रखोगे लिमिट तो ये बनेगा ln v अपान v नॉट इक्वल्स टू r इंटू एस। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए लॉग हटाओगे तो बनेगा v अपान v नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर आर एस, ई टू द पावर आर एस बनेगा। इसका मैंने क्या किया, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से v की वैल्यू आएगी v नॉट ई टू द पावर आर एस। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन एज अ डिस्टेंस फंक्शन, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, तो इसी की स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा v नॉट का स्क्वायर अपान आर, जब इसको स्क्वायर करोगे तो बनेगा e का पावर 2r। अब थर्ड क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल और रेडियल आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा तो फिर यही आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है नेट एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ और नहीं होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होगा। चूँकि दोनों बराबर है आपस में तो इससे क्या लिख लेंगे, सीधे ए आर रूट 2 लिख लो। ए दोनों बराबर है तो अंडर रूट 2 नहीं बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो ए बाहर ए रूट 2, तो ए आर किसके बराबर है, ये उठा के प्लेस कर दो, तो वी नॉट का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई आर ई टू द पावर 2r एस, मिल गया आंसर। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, फोर्थ आ गया फिफ्थ क्वेश्चन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जब फंक्शन दिया गया ना v बराबर इतना, इस v को मैं लिख सकता हूँ ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई टू द पावर आर एस डी एस बाई डी टी। इसको इधर भेज दो तो बनेगा e का पावर माइनस आर एस डी एस इज इक्वल्स टू वी नॉट डी टी। नाउ इंटीग्रेट करो तो t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और t टाइम पे मान लो क्या है डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस s है, इसको कर दो इंटीग्रेट, इससे s टाइम के फंक्शन में आ जाएगा और उसको उठा के यहाँ पर देना v टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उस पर कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है। कह रहा है कि अगर OP जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो वेक्टर है OP, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा नॉट है, तो बताइए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये मानते हुए कि स्पीड कांस्टेंट है। रीड कर रहा हूँ, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर OP is omega naught, then find angular velocity of particle P and its acceleration assuming speed is constant। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। ये वाला एंगल मान लो θ1 है, इस एंगल को मैंने θ2 मान लिया। इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी। अरे हाँ यार, सेंटर के रिस्पेक्ट लिखते हो, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका रेट ऑफ चेंज है। तो अगर मैं पूछूं ओमेगा, तो मैं क्या लिखोगे d θ2 अपान dt, ओमेगा लिखोगे तो θ2 का डिफ्रेंसिएशन। अब तुम देखो, और इस θ1 का जो डिफ्रेंसिएशन है dθ1 बाई dt, इस एंगल का जो डिफ्रेंसिएशन है वो इस पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखिए, अच्छा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ इक्वल होगा, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल क्या बराबर होगा? हाँ, तो ये भी θ1 आएगा।
तो कोई पूछे थीटा 2 किसके बराबर होगा, तो थीटा 2 क्या होगा, इस एंगल का सम होगा, तो ई थीटा 1, तो कितना आएगा 2 थीटा 1। अब आपको क्या चाहिए, थीटा 2 का डिफरेंशिएशन चाहिए, कर दो डिफरेंशिएट, तो डी थीटा 2 अपॉन डी टी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ डी थीटा 1 बाई डी टी, और डी थीटा 1 बाई डी टी क्या है, ओमेगा नॉट है, यहाँ पर रख दो, दिस इज 2 ओमेगा नॉट। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 ओमेगा नॉट है। दिस वन इज आंसर। तो जो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा नॉट है, तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2 ओमेगा नॉट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, आ गया 2 ओमेगा नॉट। अब आपको क्या बात करनी है, एक्सेलरेशन। चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो दिस वैल्यू इज 0। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर होगा, बट ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया ar, और ar क्या होता है, ar होता है v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा का स्क्वायर। तो r ओमेगा किसके बराबर है, 2 ओमेगा नॉट है, तो आप लिख लो 2 ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू इज 2r ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर। अच्छा, कोई पूछता है इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, थर्ड क्वेश्चन भी बताइए, तो भी क्वेश्चन क्या लिखता है, रेडियस r इनटू इसके पोजीशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर था, 2 ओमेगा नॉट, तो वैल्यू इज 2r ओमेगा नॉट, एंड दिस वन इज आंसर। बात समझ में आई? चलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन 2 पोजीशन वेक्टर डी थीटा बाई डी टी। मतलब 2 पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखिए, सपोज करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, एक पार्टिकल 1 है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और एक पार्टिकल 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट पे है, और ये पोजीशन वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 पे है। मतलब ये वाला ऐसे भाग रहा है, ये वाला ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये थीटा किससे आएगा, दिस थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये जो एंगल आएगा इस पूरे में से इसे घटा के आएगा। अब मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो डी थीटा बाई डी टी इज डी थीटा 2 अपॉन डी टी माइनस डी थीटा 1 अपॉन डी टी। ये जो वैल्यू है इस एंगल का डिफरेंशिएशन ओमेगा 2 कहलाएगा, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन ओमेगा 1 कहलाएगा। इसका मतलब अगर 2 पार्टिकल है और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो दोनों पार्टिकल के बीच का जो एंगल है, उनके पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, वो इस फंक्शन को गवर्न करेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को गवर्न करेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पोजीशन वेक्टर रेस्ट में होता तो पार्टिकल 2 का पोजीशन का जो एंगल है वो किस रेट से बदल रहा होता। मतलब इसको आप स्टेशनरी जैसा मान सकते हो, और ये एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है वो इससे निकाल सकते हो। तो इससे मैं लिख सकता हूँ हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 इज इन रेस्ट फॉर डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि पार्टिकल 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो एक तरह से रेस्ट में है, ठीक है, और 2 सिर्फ मूव कर रहा है। ओके, इस पे बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें एक पार्टिकल 1 है जो कि r रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v0 से। जो पार्टिकल 2 है वो 2r रेडियस पे है और कांस्टेंट स्पीड 6 v0 से ऐसे घूम रहा है। तो देखो ये यहाँ पे घूम रहा है और ये यहाँ पे घूम रहा है ऐसे, तो कभी ना कभी तो दोनों एक लाइन में आएंगे। और इनिशियल एंगल 90 है, तो कह रहा है कभी ना कभी, चूँकि ये तेज़ी से घूम रहा है तो इधर इधर जा रहा है, तो कभी ना कभी तो ये इसके साथ, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए, कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब दोनों एक ही लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे।
तो एक लाइन में आ गया, मतलब कोलिनियर हो गया ओरिजिन के साथ, कोलिनियर विथ ओरिजिन। फाइंड पॉसिबल टाइम व्हेन पार्टिकल 1 and 2 विल बी कोलिनियर विथ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 तीनों ही कोलिनियर हो जाए, एक लाइन में आ जाए। तो ये किस पॉसिबल टाइम पे होगा, वो टाइम कौन कौन सा है? तो इसके लिए अब मैंने सोचा, ठीक है, इसका हेल्प लेने के लिए मैंने क्या किया, किसी एक पोजीशन वेक्टर को रेस्ट में करेंगे। आपकी मर्जी है किसको रेस्ट में करना चाहते हैं। 1 पे खड़े हो, 1 पे खड़े होके इस पोजीशन को रेस्ट में कर दो। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ω2 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ω1 है। तो ω1 क्या लिखोगे तुम, इट इज v0/r। इस स्पीड को r से डिवाइड करोगे तो v0/r आएगा ना ओमेगा, v = r ओमेगा, देन व्हाट इज ओमेगा, v0/r। और जो ω2 आएगा, ω2 वो कुछ और नहीं आएगा, इसकी स्पीड क्या है 6v0 है, तो 6v0 डिवाइड बाई 2r, नाउ वैल्यू इज 3v0/r। तो कोई पूछे इसके बीच का जो एंगल dθ/dt है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ये जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ω2 माइनस ω1, तो दिस वन इज 2v0/r, ये आएगा, इसमें से घटा दिया, आ गया इतना। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन बदल गया, जिसमें ये है कि एक सर्कल है, ये बाहर का सर्कल है, ये वाला पोजीशन वेक्टर रेस्ट में है, ये रेस्ट में आ गया पोजीशन वेक्टर, और इसके सेंटर के सामने का ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसका इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, वो इस एंगुलर वेलोसिटी से 2v0/r से भाग रहा है। तो ये पार्टिकल ये तो भाग नहीं रहा है, तो ये कब इसको टच करेगा, जब यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पे टच आएगा तो यहाँ पे आ गया, तो ये और पार्टिकल 1 तो यहाँ पर आएगा, और पार्टिकल 2 जब यहाँ पर आएगा तो देखो ये 2, ये ओरिजिन और 1 एक लाइन में आ गया, तो हो गया कोलिनियर, दिस इज पार्टिकल 2। तो पॉसिबल एंगल क्या क्या आएंगे, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा जब 2, क्योंकि 1 रेस्ट में आ चुका है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ओमेगा 1 रेस्ट में आ गया, 1 का पोजीशन रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, तो 1 तो रेस्ट में है, अब सिर्फ 2 भाग रहा होगा, और 2 कितने से, इतना ओमेगा से भाग रहा होगा, तो कितना एंगल उसको तय करना पड़ेगा, इतना एंगल तय करना पड़ेगा। और ये एंगल कितना होगा, ये 3π/2 बनेगा, 3π/2, 270 तो 3π/2, तो 3π/2 एक तो एंगल ये बनेगा। दूसरा ऐसे आए, ये यहाँ पे आए, ये ऐसे आया मिल गया, फिर आया मिल गया, मतलब 2π और एंगल, फिर आया मिल गया, 1 तो कभी नहीं भागेगा, फिर आया मिल गया, मतलब 1 से बार बार मिलेगा, ठीक है, बट उसमें एक रेगुलर एंगल बनेगा। पहले 3π/2, अगला वाला 3π/2 प्लस 2π और, अगला वाला 3π/2 प्लस 2π प्लस 2π और, तो 2π का n मल्टीपल इसमें चलता जाएगा 3π/2 की वजह से। तो जो जनरल एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा उस पार्टिकल को, वो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 3π/2 प्लस 2nπ, इतना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर ये पार्टिकल इतना एंगल ट्रेवल करता है तो हर बार इस 1 के साथ क्या होगा, एक लाइन में आएगा। अच्छा, चूँकि ओमेगा कांस्टेंट है, ये ओमेगा कांस्टेंट है ना, v0 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो थीटा को तुम क्या लिखते हो, ω_t लिखते हो, तो इसके लिए लिख लो ω_t, तो ये कितना आ गया, इसको लिख सकते हो 2nπ प्लस 3π/2, ओमेगा इज व्हाट 2v0/r इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको टाइम की पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी। आप कोई पूछे मिनिमम टाइम बताइए, तो मिनिमम टाइम के केस में n0 प्लेस कर देना तो टाइम पहले वाला आएगा, n2 प्लेस करोगे तो अगले वाला मिलने का टाइम आएगा, n3 प्लेस करोगे तो उसका अगले वाला मिलने का टाइम आएगा। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल r रेडियस का है, उस पर 3 पार्टिकल है 1 2 3, तो v0 की स्पीड से ऐसे घूम रहा है, और ये 2v0 की स्पीड से ऐसे घूम रहा है, और ये 4v0 की स्पीड से ऐसे घूम रहा है। कह रहा है फाइंड टाइम व्हेन ऑल 3 विल बी मीट, कौन सा टाइम होगा जिस समय तीनों पार्टिकल एक दूसरे से मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर अब देखो थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, तो ये इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, तो दोनों मिलेंगे, क्या पता है ना मिले, कब ऐसा होगा कि तीनों मिलेंगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर रिलेटिव की हेल्प लेते हैं। तो रिलेटिव की हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे
किसी एक के पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे, 1 पे खड़े हो जाओ, इसका ओमेगा अलग लिख लो, ओमेगा 1 क्या आएगा वी नॉट अपन आर, ओमेगा 2 कितना आएगा, ओमेगा 2 डायरेक्शन इधर है ना, अच्छा इस डायरेक्शन को प्लस मानो, इधर को प्लस मानो तो इसको क्या मानोगे माइनस, किसी एक सेंस को प्लस मानोगे तो दूसरा सेंस माइनस हो जाएगा। जैसे ये सेंस क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, तो क्लॉकवाइज क्या होगा नेगेटिव, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी प्लस लिख लिया, तो इसकी कितनी आएगी -2 वी नॉट अपन आर आएगी, क्यों क्योंकि ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, और ये ऐसे घूम रहा है तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा 3 को क्या मानोगे तो 4 वी नॉट अपन आर, ठीक है। तो ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, ये सेंस क्लॉकवाइज है तो माइनस मान लिया। अब किसी एक के फ्रेम पे जाएंगे तो वी नॉट अब हटा दो, इसका रूल खत्म। अब ओमेगा की बात करेंगे, इसके फ्रेम से दोनों को देखोगे, इसको भी देखोगे इसको भी देखोगे, तो इसके फ्रेम से जब इसको देखोगे मतलब ओमेगा 2 -1 निकालना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ऐसे लिखना है, मतलब इसके पोजीशन की एंगुलर वेलोसिटी इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो मान लो ओमेगा 2 1 जैसा लिखा, तो कितना आएगा 2 में से 1 घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस तो बनेगा -3 वी नॉट अपन आर बनेगा, इसमें से घटा, इसका मतलब अब माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये वाला पार्टिकल निगेटिव साइन ना, मतलब क्लॉकवाइज, निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज आ गया, दिस इज क्लॉकवाइज, मतलब ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा ऐसे, इसका मतलब ये अभी हटा दो, तुम ये कहोगे कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 2 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए 3 वी नॉट अपन आर आना चाहिए, इट इज ओमेगा 2 1 का मैग्नीट्यूड, इसलिए इसके फ्रेम से इसको देखना है, मतलब आपको क्या निकालना है ओमेगा 3 1, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 4 में से 1 घटा, ये 3 वी नॉट अपन आर आ गया, प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी एंटी मतलब ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही, इसका मतलब इसको हटा दो, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो ओमेगा है, इसका जो ओमेगा आना चाहिए वो ओमेगा 3 1 बराबर किसका होगा 3 वी नॉट अपन आर, वही आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन में बदल गया, अब मैं इसे हटा देता हूँ, अब ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन में बदल गया जिसमें ये है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इधर चल रहा है और ये पोजीशन वेक्टर इधर चल रहा है, आपको पता है कायदे से कभी नहीं मिलेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता मिल जाए। ये जो है इसको इससे मिलने के लिए, मतलब इसको भी 3 से 1 से मिलना है और इसको भी 1 से मिलना है, तो सिर्फ 1 से मिलाते हैं, 1 से पॉसिबल वैल्यू मिलाते हैं। तो 1 से मिलने के लिए इसको कितने एंगल तय करना पड़ेगा देखना, तो ये एंगल पाई तय करना पड़ेगा ना, 3 है यहाँ पे जाना, तो पाई एंगल तय करना पड़ेगा, लेकिन 1 से ये सिर्फ पाई पे नहीं मिलेगा, ये पाई फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, मतलब 2 पाई का और एडिशन, तो 3 का 1 से मिलने का कंडीशन है, 3 का 1 से मिलने का कंडीशन है 2n पाई n1 लिख लो, 2n1 पाई प्लस पाई, पाई एंगल ये तय करेगा, उस पर हर बार 2 पाई, हर बार 2 पाई, हर बार 2 पाई एक्स्ट्रा, इतना एंगल। अब टाइम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा ये है, इस 3 वी नॉट अपन आर इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अब यही हम बात करेंगे इसके लिए 2 का 1 से मिलने की बात करेंगे, 2 से 1 का, तो एंगल π/2 है, लेकिन π/2 के बाद अगली बार कब मिलेगा, जब वो π/2 प्लस 2 पाई, अगली बार कब मिलेगा π/2 प्लस और 2 पाई, मतलब 2n2 पाई प्लस, इसका इंटीजर अलग होगा, इसका इंटीजर अलग लिखेंगे, क्योंकि क्या पता ये 2 चक्कर लगाया हो, 3 चक्कर लगाया हो तब, और एंगल कितना आएगा π/2, क्या लिखेंगे π/2, दिस इज इक्वल्स टू, फिर ओमेगा टी इज 3 वी नॉट अपन आर इंटू टी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये n1 n2 इंटीजर है, तो n1 n2 की अगर पॉसिबल वैल्यू आ गई, जिस केस में टाइम सेम आ जाए,
n1 n2 की पॉसिबल वैल्यू जिस केस में टाइम सेम आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ये तीनों एक साथ मिलेंगे। अगर n1 n2 की पॉसिबल इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। भाई n1 भी इंटीजर है, n2 भी इंटीजर है, तो ये टाइम दोनों सेम है। तो इस टाइम को, ये टाइम कैलकुलेट होकर आना चाहिए ना। ये टाइम कब आएगा? जब इस n1 इस n2 की कोई पॉसिबल वैल्यू मिले जो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को आपस में बराबर कर दे, तभी तो कहोगे हाँ सर ये टीप फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इसे डिवाइड कर दिया, या ये वैल्यू बराबर था, दोनों को इक्वेट कर दो। तो इससे क्या मिला, 2n1 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2n2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ से पाई कट गया, ये क्या आएगा 2n1 प्लस 1 2n2 प्लस 1 बाई 2। इससे आएगा 2n1 बराबर 2n2, इसको इधर भेजो माइनस हाफ मतलब 0.5। तो मुझे बताओ अगर n1 इंटीजर है n2 इंटीजर है तो मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो बनेगा 2n2 माइनस 2n1 बराबर 0.5 आगे। तो मुझे बताना n2 भी इंटीजर है n1 भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर होगा ना, बट ये तो फ्रैक्शन है। इसका मतलब कि ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है n1 n2 की कि एक ऐसा टाइम आ जाए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, क्योंकि इसको जब इसके साथ इक्वेट किया तो इक्वेशन ये आया, चूँकि n1 इंटीजर है n2 इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर आएगा, बट दिस इज फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों पार्टिकल इस सर्कल पे कभी भी एक साथ मिलेंगे अंडर दिस कंडीशन। गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चन मॉडल में होंगे, आप करिएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम लोग सीखने आ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि आर रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और उसकी वेलोसिटी भी है। तो मुझे भी ओमेगा आर में रिलेशन चाहिए और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओमेगा के डायरेक्शन में ना हम लोग दो बात करते हैं, बेसिकली दो तरह की बातें करते हैं। एक सेंस की बात करते हैं, सेंस, और एक बात करते हैं डायरेक्शन की। सेंस और डायरेक्शन। सेंस का मतलब होता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और डायरेक्शन का मतलब आई कैप जे कैप के कैप ऐसा होना चाहिए। सेंस एंड डायरेक्शन। सेंस का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन का मतलब आई कैप है कि जे कैप की के कैप है। तो इसको लिख लेंगे, सेंस का मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका मतलब है कि आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कोई डायरेक्शन नहीं है, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन या सेंस ऑफ मोशन। ठीक है, सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसका मैं मतलब है डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड इज डायरेक्शन। जैसे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तुमको नहीं दिख रहा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही ऐसे घूमता तो क्लॉकवाइज। तो सेंस से तुम समझ गए। अरे आंखों से दिख रहा है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सेंस में कोई वो नहीं होता। इसलिए देखो कैसे, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो तुम्हें कैसा दिख रहा है? बताओ, बोलोगे तुम्हें कैसा दिख रहा है? मुझे पता कैसे दिख रहा है, मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से देखो मार्कर है, ऐसे घूम रहा है। मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है घड़ी की सुई चलती है ना क्लॉकवाइज, मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। बट तुम्हें पता क्या नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसीलिए सेंस गड़बड़ होता है। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे घूम रहा है ना, देखो। अरे तुम क्या करो, घर पे मार्कर है नहीं, कॉपी है, चौक है, कुछ है, ले लो और अपने हाथ से ऐसे करो। तो अब देखो कैसा दिख रहा है तुमको। अच्छा क्लॉकवाइज दिख रहा है। और फिर तुम क्या करो, इसी को देखने के लिए पापा को कह दो सामने खड़े हो जा, या मम्मी सामने खड़ी हो जा। तो मम्मी सामने खड़ी हैं और ये मार्कर
और ऐसे घुमाओ, मम्मी से मम्मी कैसा दिख रहा है, तो तुम्हें अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। यही इसीलिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम इस प्लेन के इधर हो कि इधर हो। तो अगर प्लेन के इस साइड में हो तो क्लॉकवाइज है, तो इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो सेंस का मतलब सिर्फ यही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब डायरेक्शन में जाओगे ना, तो चाहे वो मम्मी देखें तो चाहे तुम देखो तो वो एकदम सेम आएगा। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये क्या करते हैं कि पार्टिकल जिस प्लेन में घूम रहा होता है, अंडरलाइन है, पार्टिकल जिस प्लेन में घूम रहा होता है उसके घूमने के सेंस में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके घूमने के सेंस में दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, दाहिना हाथ होना चाहिए, दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो लिखो तो स्टेटमेंट्स। फॉर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी प्लेस्ड right hand finger in sense of rotation, then thumb represent direction of angular velocity। लिख लिया? एक लाइन और लिखना, angular velocity is an axial vector, it is always in axis direction। बस इतना ही लिख के छोड़ दो। अब जैसे इसका कोई पूछा डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऐसे घूम रही ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस बताओ, फिंगर को घूमने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो थंब किधर आ गया? बाहर, तो बाहर एक्स वाई, तो बाहर जेड होगा ना, तो प्लस के का। तो कोई पूछे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म से लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में ओमेगा इंटू के का, वेक्टर फॉर्म बन गया। या वी अपान आर, वी अपान आर के का, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये एक सेंस कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन है। और कोई सेंस करता है इसका तो क्या बोलते हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सेंस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और डायरेक्शन के कैप पे जा रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मम्मी होते तो या तुम होते तो, दोनों में ये आई के कैप कैसे बनता है, सुनना कैसे। ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो तुम इधर खड़े हो, तो दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस बताओ, दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस में, देखो फिंगर घूमने के सेंस में, थंब बाहर आ गया, तो बाहर की कैप होता है। अब यही काम कहो मम्मी को करने के लिए, तो ऐसे घूम रहा है ना, तो मम्मी यहाँ पे खड़ी है, इधर खड़ी है ना मम्मी, तुम्हारे तरफ खड़ी है, ऐसे कहो मम्मी अपने दाहिने हाथ को घूमने के सेंस बताओ, तो दाहिने हाथ के फिंगर घूमने के सेंस में, थंब आ गया बाहर, फिर क्या, मतलब दाहिना हाथ अंडरलाइन है, गलती से बायां हाथ मत यूज़ करना, दाहिना, दाहिना सोचना राइट हैंड। तो ध्यान रखना, जब भी कोई कहेगा डायरेक्शन ओमेगा का, हम लोग क्या करेंगे? दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस फंसाएंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन क्या है। और कोई पूछे सेंस क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो जैसे तुम देखोगे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब इस पर कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल्स होगा ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। और ये बता रहा है तुम्हें कि वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा पे और आर पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है का ओमेगा से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। साथ में वेलोसिटी वेक्टर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है कि ए क्रॉस बी, ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी परपेंडिकुलर, तो जो वेलोसिटी भी होगा ओमेगा पे भी परपेंडिकुलर होगा और आर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है, टुवर्ड द सेंटर। वो गवर्न करता है ओमेगा क्रॉस भी को, या ओमेगा क्रॉस और भी की जगह पे इसको रख दो, इसको गवर्न करेगा। अब देखो इससे डायरेक्शन कैसे मिल जाता है भाई। ओमेगा का जो डायरेक्शन था ऐसे घुमा रहा था, ओमेगा डायरेक्शन बाहर था, प्लस के कैप था, प्लस के कैप। और आर वेक्टर इस लिखो वेयर, तो लिखो वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ac इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन किधर बना देता हूँ, बाहर का बाहर से बाहर की ओर, तो ओमेगा डायरेक्शन की तरफ बाहर को है, तो डॉट से डॉट का मतलब होता है बाहर,
और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा ना, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बन गया। तो ये डॉट ओमेगा का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन है, आर का डायरेक्शन। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, तो राइट हैंड थंब रूल में ओमेगा की तरफ फिंगर कर देते और आर की तरफ घुमाते थे। याद करो, ए क्रॉस बी, ए की तरफ फिंगर किया, बी की तरफ घुमा दिया। तो ओमेगा की तरफ फिंगर किया, ओमेगा ये है ना, ओमेगा की तरफ फिंगर किया और आर की तरफ घुमा दिया, तो थंब आ गया ऐसा। तभी तो थंब आएगा, वो बताएगा ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा थंब। तो थंब यहाँ पे ऐसे लिखाएंगे परपेंडिकुलर बी 90 डिग्री पे। तो ये देखो, ये जो बी है क्या इस पे 90 पे है? हाँ, आ गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ओमेगा का डायरेक्शन ये है, आर का डायरेक्शन ये है, तो बी का डायरेक्शन मिल गया ओमेगा क्रॉस आर से। ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा सेंटीमीटर सेक्शन ओमेगा क्रॉस बी। अब देखो निकालते हैं कैसे। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसा आता है? बी इक्वल्स टू आर ओमेगा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा बाहर है और आर इधर है, तो दोनों का बीच एंगल 90 हुआ 90, तो ओमेगा आर इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1, तो बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये चीज़ यहाँ पे आता है। अच्छा, ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी डायरेक्शन है, वेलोसिटी डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन है और ओमेगा डायरेक्शन क्या है? बाहर। तो ये है ओमेगा का डायरेक्शन बाहर क्यों है? डॉट है ना बाहर, और बी ऐसे, तो ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस बी, फिंगर ओमेगा की तरफ करो, बी की तरफ घुमाओ, ओमेगा की तरफ करो, बी की तरफ घुमाओ। ओमेगा ये है ना, ओमेगा ये और बी इधर है, तो ओमेगा की तरफ करो, बी की तरफ घुमाओ, बी ऊपर है ना, बी ऊपर है, थंब बताएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा ऐसे। तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ही तो होता है, टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर की तरफ आ गया। इतना तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन लिख सकते हो क्या कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डॉट ओमेगा इज 0, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी इज 0। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे बेस होके जो क्वेश्चन पूछता है मैं बताता हूँ कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसा देगा, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी गवर्न कर रहा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप को गवर्न कर रहा है, सपोज करो यह हटाइए। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी गवर्न कर रहा है i कैप प्लस x j कैप गवर्न कर रहा है। तो पूछता है फाइंड x बताइए, दूसरा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, तीसरा रेडियस की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो अननोन की वैल्यू चाहिए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो जिस सर्कल घूम रहा है उसका रेडियस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बी और ओमेगा परपेंडिकुलर होता है, बी और ओमेगा परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे सोल्यूशन। तो भी ओमेगा परपेंडिकुलर, तो डॉट डॉट 0 करो, तो भी वेक्टर डॉट ओमेगा इज 0, तो इसका डॉट डॉट करो, आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2x, इससे x क्या आ गया 1, मिल गया आंसर। अब निकालना रेडियस, तो पता है रेडियस कितना होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा एक फार्मूला होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा एक फार्मूला होता है। तो v स्पीड का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बनेगा 2√2 बनेगा v का मैग्नीट्यूड। r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो x तो 1 आ गया ना, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई √2। मतलब यहाँ से v का मैग्नीट्यूड तो निकाले होते आता 2√2 और ओमेगा आता कितना √2, क्योंकि x 1 आया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट √2। अब मैंने उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल जिस सर्कल पे घूम रहा होगा उसका रेडियस 2 मीटर होगा और ओमेगा में जो कोएफिशिएंट होगा 1 के बराबर होगा। अब बात करना है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेंटीमीटर आर ओमेगा स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड निकाल लो, आर की वैल्यू क्या आई है 2 और ओमेगा क्या आया है, ओमेगा √2 आया है, तो √2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब कोई पूछता है डायरेक्शन बताइए, वेक्टर फॉर्म में बताइए, अब कोई कहता है आपको कि इसी को वेक्टर फॉर्म बताइए, तो ओमेगा क्रॉस बी निकाल लो, आंसर दे देगा। तो ओमेगा क्रॉस बी आ जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ओमेगा पता है, भी पता है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या बनेगा आई कैप जे कैप के कैप, तो ओमेगा पहले आएगा ना, तो ओमेगा 1, ये एक्स का कोफिशिएंट ये भी 1 है 0, और उसके बाद ओमेगा क्रॉस बी भी बाद में आएगा, तो 2 और -2 0। अब देखो आई कोफिशिएंट डिटरमिनेंट ओपन कर दो,
तो ये 0 0 बनेगा, माइनस जे 0 0 बनेगा, अब बन गया प्लस के कैप। तो के कैप के लिए ये कैंसल हो गया, मल्टीप्लाई तो -2 और ये मल्टीप्लाई तो -2, इट इज़ -4 के कैप। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज -4 के कैप है, बट इट्स मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है। ओके, थैंक यू।